हेलो एवरीवन। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 13 अगस्त 2023 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे हम लोग। आगे बढ़ने से पहले पिछले टाइम में करंट अफेयर नहीं आ रहे थे, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। करीब पिछले 10 दिन से करंट अफेयर नहीं आ रहे थे और 3 अगस्त तक के करंट अफेयर आए थे। और उसके बाद से जो पिछले 10 दिन के करंट अफेयर नहीं आए हैं, उसके एवज में जो पीडीएफ है वो सारी एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में अपलोडेड है। जहां से आप डेली डाउनलोड करते थे वहीं से आप उन सभी को डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे मैंने टेलीग्राम पर भी इंटीमेट कर दिया था। अब कारण क्या था कि पिछले 10 दिन से नहीं मैं आ पा रहा था ऑनलाइन। उसका कारण ये है कि मैं आपको बता दूं, मैं दिल्ली पर बेस्ड हूँ। पिछले 10 सालों से मैं दिल्ली रहता हूँ, लेकिन मेरा जो होम टाउन है वो कानपुर है। और फैमिली में एक अनहोनी हो गई, एक डेथ हो गई, जिसकी वजह से मुझे जाना पड़ा और मैं इधर में आ नहीं पाया। तो ये सारी चीज़ें नहीं हो पाई। फिलहाल अपनी जर्नी को शुरू करते हैं। मैं ऐसा समझता हूँ कि आप सभी इस अर्जेंट मेरी मुसीबत को समझोगे और मुझे माफ़ कर दोगे। जो पीडीएफ है आज के करंट अफेयर की भी, वो भी आप एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लीजिएगा। शुरू करते हैं करंट अफेयर। और कहानी वहीं से शुरू होगी जहां से छूटी थी। 3 तारीख के करंट अफेयर में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि एसिनोनिक्स जुबेटस इनमें से कौन से एनिमल का साइंटिफिक नेम है। तो ये वैज्ञानिक नाम है किसका? चीता का। चीता, ध्यान रखिएगा। कई लोगों को चीता और टाइगर में डिफरेंस ही नहीं पता होता है। तो मैंने इसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है कि चीता क्या होता है, टाइगर क्या होता है और जैगुआर क्या होता है। तीनों के अंतर बिल्कुल क्लियरली समझाए हुए हैं। आप उन्हें एक बार देख सकते हो। वैसे अभी कुछ टाइम पहले प्रोजेक्ट चीता जो है, इस साल के शुरुआत में ये काफी न्यूज में था। उसका कारण ये है कि नामीबिया से टोटल 20 चीते लाए गए 2 बार में। एक बार 8 चीते लाए गए, फिर दूसरे बार में 12 चीते लाए गए। जो 8 चीते थे, इनको रखा गया अलग से एक डॉर्मेट्री में। और जो 12 चीते थे, इनको वाइल्ड बेसिस पर रखा गया। वाइल्ड बेसिस का मतलब ये है कि इन्हें कूनो नेशनल पार्क में खुला छोड़ दिया गया था। और जो 8 थे, इनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया था। फिलहाल क्या हुआ कि धीमे धीमे करके इनमें से कई की मौत हो गई। अभी जुलाई के महीने में 5वें चीते की मौत हुई है। वैसे जो ये वाइल्ड कैटेगरी में 12 चीते रखे गए थे, इनमें से केवल एक ही चीता मरा है। बाकी जो 8 थे, इनमें से 4 की डेथ हो गई है। और ये जो 12 में से इकलौता जो वाइल्ड चीता मरा है, इसका नाम था सूर्या। क्या नाम था? सूर्या। अब चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। अभी क्या हुआ कि नागालैंड में एक पारंपरिक व्यंजन प्रयोगशाला की शुरुआत करी गई है। ये जो लैब है एक तरीके की, ये कहाँ पर खोली गई है? तो इसका शुभारंभ कोहिमा में किया गया। कहाँ पर? कोहिमा में। कोहिमा में एक यूनिवर्सिटी पड़ती है जिसका नाम है जाफू क्रिश्चियन कॉलेज। ठीक है, वहीं पर इसका उद्घाटन किया गया है। ये एक ऐसी ट्रेडिशनल क्यूजिन लैब है जहां पर नागालैंड के अंदर, जो कि एक बहुत प्राचीन समय से चली आ रही पद्धति से बनाई जाने वाली कई सारे व्यंजन हैं, उनको बढ़ावा देने का काम करेंगे। मतलब कहने का ये है कि नागालैंड के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं, वो इस क्षेत्र में भी डिग्री ले सकते हैं। और ये एक अपने आप में प्रॉपर कोर्स होगा। इस कोर्स में नागालैंड की ट्रेडिशनल क्यूजिन्स बनाना सिखाया जाएगा। इसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत लॉन्च किया गया है। इसका उद्घाटन किया गया स्टेट मिनिस्टर फॉर विमेन एंड रिसोर्स डेवलपमेंट। ये जो आपको पिक्चर में दिख रही है, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है सुल्होनो क्रूज। क्या नाम है? सुल्होनो क्रूज। बाकी नागालैंड में नेपियो रियो यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं और यहाँ के गवर्नर हैं इस टाइम पे ला गणेशन। कौन है? ला गणेशन। ये कौन सा पोर्ट है भारत का जो कि अभी हाल ही में सबसे तेज और उभर कर सबसे बड़ा ऐसा मेजर पोर्ट बना हुआ है, जिसने साल 2023 में अभी तक 50 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो हैंडल किया है। मतलब कहने का यह है कि ये एक ऐसा बंदरगाह बन गया है कि 2023 के आधे वर्ष में ही 50 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो का आदान प्रदान हो चुका है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो ये है पारादीप पोर्ट। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो पारादीप पोर्ट कहाँ पर पड़ता है? वैसे पारादीप पोर्ट ने यह रिकॉर्ड मात्र 129 दिन में हासिल किया है और पिछले वर्ष की तुलना में इस बार 6.5% की ग्रोथ देखने को मिली है। पिछले वर्ष पारादीप पोर्ट ने 812 वेसल्स को हैंडल किया था। इस बार बढ़कर इनका जो आंकड़ा है, ये 942 वेसल पहुंच गया है। ये कौन है जिनके द्वारा भारतीय वस्त्र एवं शिल्प कोष ई पोर्टल की शुरुआत अभी हाल ही में करी गई है? तो ये एक नया पोर्टल खोला गया है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। अब इस पोर्टल का मतलब क्या है, समझिएगा।
देखिए, पूरे भारत भर में ऐसे हमारे बहुत सारे एमएसएमईज़ हैं, जो कि तरह-तरह से इंडिजिनसली कपड़ा बनाने का काम करते हैं। मतलब कपड़ों की नई-नई कैटेगरी, और इसी फैब्रिक को भारत सरकार मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत भारत में बना के दूसरे देशों को बेचती है अच्छे दामों में। इसका हमारी अर्थव्यवस्था में एक बहुत अच्छा खासा योगदान है। तो इन वस्त्रों की नॉलेज के लिए, क्योंकि आने वाले टाइम में जो वीवर्स हैं, जो बुनकर हैं, उनको इससे जानकारी भी मिलेगी। जो आर्टिसन हैं, वो भी इसका फ़ायदा ले पाएँगे। शेयर होल्डर जो हो गए, या फिर एमएसएमई सेक्टर से जुड़े हुए जो बिज़नेस पर्सन हैं, वो सब भी इसका फ़ायदा ले पाएँगे। तो इस पोर्टल में ईच एंड एवरी डिटेल आपको मिलेगी, पूरे भारत भर के शिल्प और वस्त्र के बारे में। और इसके तहत जो ये आयोजन है, ये नई दिल्ली में प्रगति मैदान में किया गया। इस बार इसका आयोजन 9वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के उपलक्ष्य में किया गया। इसमें पूरे दुनिया भर से 3000 से ज़्यादा हैंडलूम्स सेक्टर के लोगों ने हिस्सा लिया। ये कौन-सी राज्य सरकार है, जो कि खेल महारण की शुरुआत करने जा रही है? खेल महारण एक इवेंट होगा खेल का, जिसकी शुरुआत 1 नवंबर से होगी और ये 2024 के 10 जनवरी तक चलेगा। करीब-करीब आप ये मान लीजिए कि 2 महीने 10 दिन तक ये इवेंट चलेगा। तो ये है आसाम में हिमांता बिस्वा शर्मा की सरकार। अब आपको बता दूँ, जानकर आपको अचंभा होगा, खेल महारण जो है, इसका नाम ऐसे ही नहीं रखा गया है। इसमें 50 लाख से ज़्यादा पार्टिसिपेंट होंगे, और ये जो इवेंट होगा, इसमें 5 तरीके के खेल रखे गए हैं। एक तो आपका हो गया एथलेटिक्स हो गया, इसके अलावा वॉलीबॉल यहाँ पर खेला जाएगा। वॉलीबॉल के अलावा कबड्डी यहाँ पर खेला जाएगा। खो-खो भी यहाँ पर खेला जाएगा, और साथ में फुटबॉल का भी आयोजन किया जाएगा। 2 महीने 10 दिन तक ये पूरा इवेंट चलेगा, और इसका मेन उद्देश्य होगा भारत में स्पोर्ट्स कैटेगरी में छुपी हुई जो प्रतिभाएं हैं, उन्हें बाहर लेकर आना। जब इस तरीके से भारत देश के अंदर स्टूडेंट्स को खेलने का मौका मिलेगा, अच्छे खिलाड़ी तभी बाहर निकल के आएंगे, और कल को आगे चल के इंटरनेशनल मंचों पर भारत के लिए गोल्ड मेडल लेकर आएंगे। ये है इसका मेन उद्देश्य। इस पूरे खेल महारण को 4 ग्रुप कैटेगरी में लॉन्च किया गया है। मतलब एज की यहाँ पर बात हो रही है। एक तो अंडर 19 कैटेगरी में मेंस और वुमेन्स कैटेगरी होगी, और एक कैटेगरी होगी अबव 19 कैटेगरी, जिनकी उम्र 19 साल से ज़्यादा होगी। उनके लिए भी मेंस एंड वुमेन्स कैटेगरी होगी। तो टोटल ये 4 एज कैटेगरी में इस पूरे इवेंट को लॉन्च किया जाएगा। तो अपने आप में आप ये समझ लो कि खेल का बहुत बड़ा फेस्टिवल आयोजित होने जा रहा है आसाम में। आसाम में हिमांता बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री हैं, और यहाँ के गवर्नर हैं गुलाब चंद्र कोठारी। जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, ये सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, श्रीकांत माधव वैद्य। अभी अगले 1 साल के लिए इनको कौन-सी कंपनी में चेयरपर्सन के रूप में फिर से अपॉइंट कर दिया गया है। तो ये अभी तक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में थे, और अगले 1 साल के लिए इनको फिर से कार्यभार दे दिया गया है। वैसे आपको बता दूँ, आज तक भारत की कोई भी ऐसी पब्लिक सेक्टर यूनिट नहीं हुई है, जहाँ पर कोई एक ऐसा अधिकारी जो रिटायर हो गया हो अपनी पोस्ट से, उसके बाद भी 1 साल का एक्सटेंशन देकर आगे उनका कार्यभार बढ़ाया गया हो। ऐसे पहले व्यक्ति श्रीकांत माधव वैद्य हैं। इस साल अभी हाल ही में इनकी उम्र 60 वर्ष हो गई है, और इनका रिटायरमेंट था। लेकिन इनकी स्पेशल सेवाओं को देखते हुए, इनके डेडिकेशन को देखते हुए, कि किस तरीके से इन्होंने आईओसीएल को संभाल रखा है, स्पेशल एक्सटेंशन पर अगले 1 साल का पदभार इनको दिया गया है। तो अब ये जाकर रिटायर होंगे 31 अगस्त 2024 में, ठीक है? इस बार 31 अगस्त के दिन ये रिटायर हो जाते, बट अब ये अगले साल होंगे रिटायर। आईओसीएल 1959 में स्थापित करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, इनका नाम है सिद्दीकी। 63 वर्ष की उम्र में इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। तो सिद्दीकी कौन थे? ये एक फिल्म निर्माता थे, और इन्होंने अपना डेब्यू एक कॉमेडी फिल्म से किया था, जिसका नाम था रामजी राव स्पीकिंग। क्या नाम था? रामजी राव स्पीकिंग। वैसे इनका निधन कोच्चि में हुआ है, और ये मलयालम सिनेमा में काम करते थे। इसके अलावा कुछ इन्होंने सोलो भी करी हुई है। अपना इनके एक फ्रेंड है जिनका नाम है लाल, ठीक है? तो सुब्रतो और लाल का डुओ कहा जाता था। लेकिन अभी क्या हुआ कि इन्होंने उसके बाद कुछ अपनी सोलो मूवीज भी करी, जिनमें से है काबली वाला, हिटलर, फ्रेंड्स हो गया, बॉडीगार्ड जैसी मूवी, ये सब इनके द्वारा बनाई गई हैं। एनसीएलटी, जिसको बोलते हैं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, तो एनसीएलटी ने अभी अप्रूवल दे दिया है कि जो जी एंटरटेनमेंट है और सोनी एंटरटेनमेंट है, इनका मर्जर कर दिया जाए।
दोनों कंपनियां पहले भी मर्ज होना चाहती थी, तो अभी इसका अप्रूवल दे दिया गया है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के द्वारा। अब ये दोनों कंपनी जब मर्ज हो रही हैं, तो ये कितना बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगी। ये कंपनी के मर्जर के बाद $10 बिलियन का यह प्लेटफॉर्म दोनों कंपनी मिलकर बन जाएंगी, और इसी के साथ ये पूरे भारत भर की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी बन गई है। बाकी एनसीएलटी जो है, इसकी स्थापना कब करी गई थी, कोई कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकता है तो बताइए। ये एक काजी जुडिशियल बॉडी है, जो कि भारत के अंदर जो कंपनीज होती हैं उनके डिस्प्यूट्स का समाधान करने में काम आती है। इस कंपनी की स्थापना साल 2016 में करी गई थी। बाकी जी की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिएगा, जी कंपनी काफी पुरानी है, 1991 में इसकी स्थापना करी गई। और जो सोनी है, इसकी स्थापना 1995 में करी गई। और जी कंपनी का हेडक्वार्टर मुंबई है, सोनी का भी हेडक्वार्टर मुंबई है। जी कंपनी के सीईओ है पुनीत गोयनका, और सोनी कंपनी के सीईओ है एनपी सिंह। कौन है? एनपी सिंह। उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा एक नई एयर सर्विस की शुरुआत करी गई है। तो यह कौन से दो शहरों के लिए एक नई एयर सर्विस चलाई गई है? तो ये अब कनेक्ट करेगी लखनऊ से लेकर वाराणसी तक। ठीक है। और वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। वैसे अगर लखनऊ से वाराणसी तक जाने की बात कही जाए, तो कम से कम 10 से 12 घंटे का समय लगता है ट्रेन में। लेकिन अब इस फ्लाइट के जरिए केवल 55 मिनट में आप लखनऊ से वाराणसी पहुंच जाओगे। और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च करी गई उड़ान योजना का ही हिस्सा है। बाकी इसके तहत ये भी ध्यान रखना है आपको कि जो इंडिगो है, अभी इसने कुछ टाइम पहले 450 नई फ्लाइट से खरीदने का एक प्रस्ताव पारित किया था। और जब ये नई फ्लाइट्स आ जाएंगी इंडिगो के पास, मतलब ये 450 एयरक्राफ्ट की बात हो रही है, इसी के साथ इंडिगो भारत के अंदर सबसे बड़ी एयरलाइन एयरक्राफ्ट बेसिस पर बन जाएगी। मतलब जब ये 450 एयरक्राफ्ट इंडिगो को बन के मिलेंगे, इनके पास 1300 से भी ज्यादा एयरक्राफ्ट हो जाएंगे। इस टाइम पर भारत के अंदर छोटी दूरी के लिए चलने वाली जितनी भी फ्लाइट्स हैं, उनमें इंडिगो नंबर 1 पे है। अभी एयर इंडिया के द्वारा एक नया लोगो लॉन्च किया गया। इस लोगो का नाम क्या रखा है एयर इंडिया ने? इसका नाम रखा गया है विस्टा। क्या नाम रखा गया है? ये जो आपको पिक्चर में लोगो दिखाई दे रहा है, इसका नाम विस्टा रखा है। अभी कुछ टाइम पहले एयर इंडिया जो है, इसका अधिग्रहण एक बार फिर से टाटा ग्रुप ने कर लिया है। और पहले ये भारत सरकार के अंतर्गत थी। वैसे आपको बताऊं, एयर इंडिया की जर्नी अभी तक की काफी इंटरेस्टिंग रही है। इस कंपनी की स्थापना 1932 में करी गई थी। ठीक है। और तब ये टाटा ग्रुप की ही कंपनी थी। लेकिन उसके बाद भारत सरकार ने इसका अधिग्रहण कर लिया। एक सर्टेन टाइम तक चलने के बाद इसमें भारत सरकार को घाटा होने लगा। अब जाकर अभी पिछले साल ही टाटा ग्रुप ने इसको भारत सरकार से फिर से खरीद लिया है 18,000 करोड़ में। कितने में? 18,000 CR में। तो अब इन्होंने इसका नया लोगो लॉन्च किया है। साथ में टाटा इसका नया मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च कर रहा है। लॉयल्टी प्रोग्राम भी इसका लॉन्च किया जाएगा। एक नई वेबसाइट भी लॉन्च करी जाएगी। टाटा की पूरी कोशिश है कि 2026 तक ये एयर इंडिया को एक बार फिर से वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी देने वाली एयरलाइन बनाकर ही रहेंगे। एयर इंडिया का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, और इसके चेयरपर्सन है एन चंद्रशेखरन, जिन्होंने इस लोगो को लॉन्च किया है। एन चंद्रशेखरन टीसीएस के भी चेयरपर्सन है। यह कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसको आधार एनरोलमेंट डिवाइसेस के साथ लिंक कर दिया गया है? तो इस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं जीपीएस नेविगेशन आईसी। आपके आधार में जो चिप लगी होती है, अब उसमें इस टेक्नोलॉजी को मर्ज करके या लिंक करके आप बोल सकते हो लॉन्च किया जाएगा। इससे जाहिर सी बात है, आपकी लोकेशन का लेखा जोखा भी भारत सरकार रखेगी। अमेरिका में ऐसा ही होता है। अमेरिकन गवर्नमेंट इस पद्धति पर आज से नहीं, पिछले 2 दशकों से चल रही है। मतलब कहने का यह है कि हर एक अमेरिकी जिसके पास उनका आईडी कार्ड होता है, नेशनल आईडी कार्ड, वो डायरेक्टली जीपीएस सिस्टम से कनेक्ट होते हैं अमेरिकन सैटेलाइट के। तो हर एक अमरीकी की जो खबर होती है, ये लोकेशन वाइज अमरीकी सरकार को होती है। और एक अच्छी गवर्नमेंट की यही निशानी है कि वो अपने हर एक सिविलियन का ध्यान रखें लोकेशन के साथ। तो अब भारत सरकार भी आने वाले टाइम में यही करने वाली है। और इसके अलावा इन सारी चीज़ों को देखते हुए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी जो है, उसने भी आदेश दिए हैं कि एनएआईसी टेक्नोलॉजी के साथ उनको भी जोड़ा जाए, ताकि आने वाले समय में अगर कोई भी मान लीजिए त्रासदी आती है, जैसे कि भूकंप आ गया या फिर कहीं पर बाढ़ आ गई, तो लोगों को आइडेंटिफाई करने में आसानी हो सके। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, कुछ और भी जगहों पर इसको
देखा जा सकता है आने वाले समय में। वर्ल्ड एलिफेंट डे कौन से दिन मनाया गया? विश्व हाथी दिवस जो है ये कल के दिन मनाया गया, 12 अगस्त को। और ये दिवस इसलिए मनाया जाता है कि हाथियों के कंजर्वेशन के लिए लोगों को अवेयर किया जाए। हाथी हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी हैं, हमारी सोसाइटी का ही एक तरीके से हिस्सा है। और एक डेटा है, वो डेटा ये कहता है कि पूरे एशिया के अंदर 60% हाथी भारत के अंदर है। बट उसमें भी एक सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले 5 सालों में भारत के अंदर 494 हाथियों की मौत हुई है। अब इसमें से कुछ का एक्सीडेंट हुआ है, कुछ इलेक्ट्रिक करंट्स की वजह से मरे हैं, कुछ को पॉइजन देकर मार दिया गया। तो इन सारी चीज के चलते यह डेटा काफी अपने आप में चौंकाने वाला है और निराश करने वाला भी है। वर्ल्ड एलिफेंट डे पहली बार साल 2012 में थाईलैंड में मनाया गया था। आज की बात यहीं तक रहेगी। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन पे जो फाउंडेशन बैच मैंने स्टार्ट किया था 4 अगस्त से, ये 4 अगस्त से स्टार्ट हुआ था, बिल्कुल नया बैच है 2024 के सभी एग्जाम्स के लिए। इसकी एनरोलमेंट विंडो आपके लगातार मैसेजेस और मेल्स मिलने की वजह से हम 15 अगस्त को खोल रहे हैं, एक दिन के लिए। तो ऐसे स्टूडेंट्स आप में से जो कि अभी भी इसमें एनरोल नहीं कर पाए थे, सिर्फ एक दिन के लिए रजिस्ट्रेशन हम और खोल रहे हैं। 15 अगस्त के दिन आप तैयार रहिएगा। मतलब 14 की रात में 12 बजे से 15 की रात में 11:59 तक ये रजिस्ट्रेशन विंडो एग्जाम इंजन में खुली रहेंगी। इसमें कुछ डिस्काउंट भी आएगा, सो इसलिए टेंशन मत लीजिए, वो आपको पता लग जाएगा कल के करंट अफेयर वीडियो में। बाकी अगले माह में, या आप बोल सकते हो लगभग केवल 15 ही दिन बचे हैं, आप एमटीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो रिकॉर्डेड बैचेस एग्जाम इंजन में सबसे कम फी में अवेलेबल है। आप कंप्लीट बैच सारे सब्जेक्ट के साथ अवेल कर सकते हो, या केवल जीएस जीके का, या केवल इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, ये सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। एग्जाम इंजन में रिकॉर्डेड हिस्ट्री, रिकॉर्डेड पॉलिटी बैचेस, इन सभी को आप 10% डिस्काउंट के साथ बाय डिफॉल्ट में अवेल कर सकते हैं। बाकी 15 अगस्त को तो स्पेशल डिस्काउंट रहेगा ही, एक्स्ट्रा में कुछ ज़्यादा ही रहेगा। स्टे ट्यून। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो।